नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ, राजा ने जवाब दे दिया। आज आपने देखा, राजा ने एक मेगा शो किया, रोड शो। यात्रा चली सरदार पटेल मार्ग से और ख़त्म हुई संसद मार्ग पर। राजा मतलब आप समझ रहे होंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। आखिर ये रोड शो का मतलब क्या था? कोई चुनाव दिल्ली में नहीं हुए थे। ये तो चुनाव जो कहा जा रहा है, अभिनंदन यात्रा या बीजेपी को मजबूत करने की यात्रा नहीं, यह रोड शो उसको संदेश देने की कोशिश आज की जा रही थी, जिसके मुखिया को सुबह में कानून मंत्री ने खत लिखकर बतलाया कि आप जो जजों की नियुक्ति करते हैं कॉलेजियम सिस्टम से, उसमें सरकार के भी लोग शामिल होंगे, तभी हम आपकी बात मानेंगे। और प्रधानमंत्री रोड शो करने लगते हैं। संदेश किसको देना चाह रहे हैं? संदेश सुप्रीम कोर्ट को। और यात्रा कहाँ खत्म होती है? जय सिंह मार्ग पर। मतलब हम ही जय हैं, आप हमें जय समझ लो, हम जो बोल रहे हैं उसको आप मान लो, वरना आप ध्वस्त कर दिए जाओगे। तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट पर फतह करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? जी हाँ, क्यों नहीं माना जाए? आधार हैं इसके। आपको मैं बताते चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सुधार के नाम पे एक बिल लाने की कोशिश की जा रही है। और शायद मार्च के महीने में आप देखेंगे, जब संसद का बजट सत्र शुरू होगा और बजट सत्र खत्म होगा, तो बिल भी आएगा संसद में। वो बिल क्या होगा मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि द फील्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सीरीज के तौर पर जो बातों का सिलसिला या अपने रिसर्च के जरिए जो आपको जानकारी दे रहा था, उसका बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। यह कि 13 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी के जो पोते हैं तुषार गांधी, उन्होंने कहा दिल्ली में धर्म संसद हुआ और धर्म संसद में मुसलमान आबादी को मिटाने की बात कही गई, नफरत की तमाम वो बातें कही गई जिससे देश को नुकसान पहुंचता है और पहुंचेगा। उस पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करती? कोर्ट ने पूछा, FIR हो गया। जी हाँ, 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में धर्म संसद हुआ था। 4 मई 2022 को पुलिस FIR दिल्ली पुलिस करती है, धर्म संसद के आयोजकों पे, जो वहाँ बोलते हैं उन पे करती है, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो 13 जनवरी 2023 को सदान फरासत ने कहा कि सर आपकी किरकिरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की किरकिरी हो रही है। और हमारी इस वीडियो का जिक्र भी किया गया कि आपकी किरकिरी ऐसे हो रही है जैसे आपके कारण ये सब इस्लाम फोबिया फैल रहा है। आपके मतलब आप उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ उसका असर पता है? सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कहा इस मामले को हम सुनेंगे, और 2 सप्ताह के अंदर दिल्ली पुलिस को कहा जो भी धर्म संसद में शामिल थे और जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया या भड़काऊ स्पीच दिया, उनको आप गिरफ्तार कीजिए। उसमें एक सुदर्शन टीवी के उनके मालिक का भी उसमें नाम है। ये असर हुआ फील्ड का। तो चलिए फिर बात करते हैं, लौटते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट को किसने धमका दिया। लेकिन आज से कोई ये वातावरण नहीं बना है। ये वातावरण तो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का सिलसिला दिसंबर से चालू हो गया। पहले वाली सीरीज में मैंने बताया था क्यों चालू हुआ, इसकी वजह क्या है, दिसंबर से ही क्यों हुआ, नवंबर से क्यों नहीं हुआ। लेकिन आज हम बताएंगे कि एक कहाँ पे जाके ये सिलसिला थमने वाला है। क्या सत्ता के हाथों में सुप्रीम कोर्ट आ चुका है
पूरी तरह से। अब सत्ता को सिर्फ घोषणा करना है कि इस पे भी हम फतह कर लिए, जैसे सीबीआई पे हमने फतह किया, जैसे सूचना आयुक्त के नियुक्ति का जो सवाल था उस पे हमने फतह किया, जैसे चुनाव आयोग में जो कमिश्नर चुने जाते हैं उन पे फतह किया। अब एक लास्ट इदारा जो बचा है वो सुप्रीम कोर्ट, उस पे भी अब हम फतह करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसको दो रूपों में किया जा रहा है। एक तो कानून मंत्री, अभी तक दिसंबर से जनवरी तक कानून मंत्री ने दर्जन 12 जगह ऐसे ऐसे शब्द सुप्रीम कोर्ट के लिए बोले हैं जिससे आपको लगेगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट नकारा है, सुप्रीम कोर्ट के कारण इंसाफ नहीं मिल रहा है। और 2 बार उपराष्ट्रपति ने जिक्र कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संसद द्वारा बनाए गए संविधान कानून पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकती है, लक्ष्मण पे रेखा नहीं पार करे सुप्रीम कोर्ट। तो अब क्या, अब आगे का रास्ता क्या होगा? क्या सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे? कहीं रोड शो के जरिए यही मैसेज तो नहीं दिया जा रहा है? जो भीड़ है, भीड़ को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा तो नहीं किया जा रहा है? आरएसएस के लोग सेमिनार में क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में? कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं या हाई कोर्ट में जो जज बन रहे हैं वो हिंदुस्तान के मात्र 300 परिवारों से ही क्यों बन रहे हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं बन रहे हैं? रास्ता इन्होंने चुना है जनता के मन को भाने वाला, कि जनता को ये लगेगा कि 300 परिवार कि से ही लोग जज बन रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बन रहे हैं? जाहिर सी बात है एक भीड़ खड़ा होगी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट बदल जाएगा। जब भीड़ आएगी, संसद कहेगी इस भीड़ को हम क्या करें, हमें तो कानून बनाना पड़ेगा। और फिर जो कानून बनेगा सुप्रीम कोर्ट के सुधार के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मौजूदा जो कोलेजियम है, कोलेजियम का मतलब आप समझ लीजिए कि एक कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें 4 जज और शामिल होते हैं। 5 जजों सीनियरिटी के वरीयता के आधार पर 5 जजों की एक टीम होती है। वो कुछ जजों को सेलेक्ट करती है, कुछ एडवोकेट को सेलेक्ट करती है और सरकार के पास जज की नियुक्ति के लिए नाम भेजती है। 3 बार नाम भेजा जाता है, सरकार लौटा देती है। पहली बार जैसे के.एम. जोसेफ का मैं उदाहरण दूंगा, के.एम. जोसेफ का नाम बार बार भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जब तीसरी बार भेजा गया तो सरकार के ऊपर बाध्यता थी कि उनको जज के लिए नियुक्त करने का। जस्टिस के.एम. जोसेफ को, जो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस थे, उनको उन्होंने सब सरकार ने अनुमोदन किया और आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो हेट स्पीच मामले में सुनवाई भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बदलाव क्या आ जाएगा? ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा ये हो रहा है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सूट करता है कोर्ट के अंदर बदलाव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, माना ये जाता है अधिकांश समय में कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संविधान को वरीयता देता है, संविधान के अनुसार काम करता है, संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करता है। चाहे कोई भी आप पॉलिटिकल एक पार्टी का नाम ले लीजिए, सबको ये मॉडल पसंद आएगा। जब सरकार जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव लाएगी तो सबको ये मॉडल पसंद आएगा, क्योंकि सभी सरकारें जो हैं सभी वो एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। और राजनीतिक पार्टी कभी भी आपके सामने वोट इसलिए नहीं मांगने आती है कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, वो कहती है हमारा घोषणा पत्र है। कभी किसी पार्टी का नाम आपने सुना है जिसने कहा है कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे इसलिए आप वोट दीजिए? नहीं, मेरे घोषणा पत्र, मतलब संविधान किसी को ईमानदारी के तौर पर किसी को नहीं चाहिए। कोई संविधान सीमा में रह के काम नहीं करना चाहता है, उसे बाहर निकल के एक खास वोट बैंक को एड्रेस करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, अपनी सत्ता पे मजबूती बनाना चाहता है। इसीलिए तो सारा चीज़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जो हाई कोर्ट का जज नियुक्त करता है या सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करता है, क्या सरकार अब उस कोलेजियम को नहीं मानेगी? नहीं मान रही है। कोलेजियम अभी तक 3 बार नाम भेज चुका है, जजों के पद खाली हैं। खुद कानून मंत्री संसद में कह रहे हैं 4 करोड़ 90 लाख केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस पेंडिंग है,
क्योंकि इसकी सबसे पहली वजह है कि जज नहीं है, खुद कानून मंत्री कर रहे हैं। लेकिन सेम टाइम पे उसी समय कानून मंत्री ये भी कह रहे हैं कि जजों की नियुक्ति का अधिकार हमारे पास सीमित है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि जजों की नियुक्ति कैसे की जाए। और आज तो उन्होंने खत ही लिख दिया कि जो आप कोलेजियम सिस्टम है आपका, जो आप जैसे नियुक्ति करते हैं, उसमें सरकार के लोग भी शामिल हों, राज्यों के लोग भी शामिल हो, राज्य भी शामिल हो, केंद्र भी शामिल हो। क्या मतलब केंद्र और राज्य शामिल होने का मतलब? कुछ बड़ा प्लान है कि इस प्लान के जरिए सुप्रीम कोर्ट पे फतह कर लो। क्या सरकार कोई 5 लोगों की, 9 लोगों की, 11 लोगों की कोई समिति बना रही है, कमेटी बना रही है जो जजों को नियुक्त करेगी? जी हाँ, आपको हम बताएंगे आगे भी कितने लोगों की कमेटी बन रही है। बिल लगभग तैयार है, ये कैसे न्यायिक सुधार किया जाएगा। कानून मंत्री के 2 बयान पे आप गौर कीजिए। कानून मंत्री ने संसद में क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो केस सुनने चाहिए जो उचित हो, जो योग्य हो। सुप्रीम कोर्ट उन नामों को भेजे मेरे पास जज की नियुक्ति के लिए जिनमें गुण हो, जिनमें मेरिट हो। क्या ये दोनों सवाल सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं देना चाहिए था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो एक इमेज है, छवि है, उसको आप जनता के बीच कैसे पेश कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो केस सुन रही है या आज की तारीख तक, क्या वो केस में मेरिट नहीं है? वो लोगों की शिकायत नहीं है? वो केस लोगों की जो भी केस सुना जा रहा है, क्या लोगों का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जिन जजों की नियुक्ति की है वो जज योग्य नहीं है? नहीं, इसमें सरकार साफ कह रही है कि संविधान बनाने का भी अधिकार मेरे पास होगा, संविधान बदलने का भी अधिकार हमारे पास होगा, और संविधान को पढ़ने का भी अधिकार मेरे पास होगा, और उसकी व्याख्या करने का भी अधिकार आपके पास होगा। आपके पास नहीं होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा। मैसेज तो यही दिया जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो बदलाव आने वाला है उसका नियुक्ति का मॉडल बदला जा रहा है, और शायद मॉडल अब आप देखिएगा टीवी चैनलों में डिबेट होगा और सुप्रीम कोर्ट पे खूब क्वेश्चन उछाले जाएंगे, खूब सवाल उछाले जाएंगे। मॉडल क्या होगा? मॉडल ये होगा कि 9 लोगों की समिति बनाई जाएगी। वो जो समिति बनेगी उसमें कौन कौन शामिल होंगे? कानून मंत्री होंगे, ये एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। वो ही कानून मंत्री जो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं। भारत के गृह मंत्री भी उसके मेंबर होंगे, उस समिति के मेंबर सदस्य होंगे। सूचना प्रसारण मंत्री भी उस समिति के सदस्य होंगे। कितने पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति, सियासत करने वाले लोग कितने हो गए अब तक? 3। 2 संसद सदस्य भी होंगे, जिसमें एक सत्ता पक्ष का होगा और एक विपक्ष का होगा। कितने हो गए राजनेता? 5। कोलेजियम सिस्टम क्यों बनाए थे जजों ने? इसीलिए बनाया था कि कोई राजनीतिक दबाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। हम लोग एक समझ से जज को, जो संविधान को जानता है, उसको नियुक्त करेंगे। यहाँ सत्ता क्या करने लगी? एक प्रकार से घुसपैठ करने लगी। कैसे? तो 5 लोग राजनीति से होंगे जो पॉलिटिक्स करते हैं, अलग अलग मंत्री होंगे, एमपी होंगे। तो 5 लोग तो यही हो गए, कानून मंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, 2 संसद सदस्य, एक सत्ता, एक विपक्ष। अपोजिशन से विपक्ष की हालत तो आपको पता ही है, वो कब सत्ता के साथ खड़ी होती है, कब विपक्ष के साथ खड़ी होती है। मैं बता रहा हूँ, जब अभी दिसंबर के महीने में राज्यसभा में बीजेपी सांसद जो हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने सवाल खड़ा किया, पूछा कानून मंत्री से कि अच्छा कानून मंत्री, एक बात बताइए, हमारे जज जो हैं वो कितने दिन काम करते हैं, कितने दिन नहीं काम करते हैं? तो कानून मंत्री तो अभी अपने मूड में हैं, एक अलग ही उनके पास एजेंडा सरकार ने दे दिया है कि ये काम आपको करना है। तो उन्होंने वैसा ही जवाब भी दिया, कहा
कि जज जो काम कर रहे हैं, काम करने के दिनों को देखा जाए तो उसमें गिरावट आ रही है। वो अधिकतर छुट्टी पे ही रहते हैं। उसका डेटा उन्होंने दिया, सुशील कुमार मोदी ने, जो बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने बोला, सुशील कुमार मोदी के सवाल पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का जवाब था कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 224 दिन काम किया है, 2020 में 217 दिन काम किया है, तो 2021 में 202 दिन काम किया है। 19 से जब वो 20 में आ पाइएगा तो वो लगभग 7 दिन कम काम किए, और 2020 से 21 में आइएगा तो लगभग वो 15 दिन कम काम किए। ये जजों के बारे में कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में। तो फिर हाई कोर्ट के जजों का उन्होंने कहा कि 210 दिन ही वो काम करते हैं। तो किसी पीछे से पॉलिटिशियन ने कहा उसी समय, हम लोग तो सालों भर काम करते हैं, ये लोग तो 202 दिन काम कर रहे हैं, 210 दिन काम कर रहे हैं, तनख्वाह पूरी चाहिए, इनको सुविधा पूरी चाहिए। ऐसे हो रहा है जजों के बारे में विमर्श हमारे पार्लियामेंट में, आप समझ रहे हैं। और सुशील कुमार मोदी का साथ देने वाले कौन थे? जब हम टीम का बता रहे हैं कि 5 लोग टीम होंगे, एक संसद में पार्लियामेंट से 2 मेंबर होंगे उस टीम में, एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सुशील मोदी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के विवेक तनखा कूद पड़े कि नहीं, सुशील मोदी का सवाल बहुत जायज़ है और कानून मंत्री को इसको देखना चाहिए। तो कानून मंत्री ने कहा बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं है, जज ही अपनी छुट्टी तय करते हैं। मतलब क्या कहने की कोशिश हो रही है कि जज हमारे संविधान से बाहर हैं क्या, कानून से बाहर है? 5 मेंबर तो मैंने आपको बता दिया। अब उसमें एक चीफ जस्टिस भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, मौजूदा मान लीजिए अभी ये हैं तो ये होंगे, कितने हो गए? 6। एक बार एसोसिएशन का मेंबर भी होगा, बार एसोसिएशन होता है, वहाँ से भी एक मेंबर होगा। जब कानून मंत्री कह रहे हैं कि राज्यों का भी उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जो साइकिल में होगा। मान लीजिए, फर्ज कीजिए यूपी, इस बार यूपी और मद्रास का बन गया, तो अगली बार गुजरात और महाराष्ट्र के बनेंगे। ऐसे करके उस कमेटी में टोटल 9 लोग होंगे, जिसमें 4 सिर्फ जुडिशरी सर्विस से होंगे, न्यायिक जो न्यायपालिका से संबंधित होंगे, और 5 पॉलिटिकल लोग होंगे। तो क्या ये आप सुप्रीम कोर्ट पर फतह करने की पूरी तैयारी ही तो है? लेकिन इसका मतलब क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इतना ही से ध्वस्त हो जाएगा? हाँ, 4 दीवारी तो टूटेगी। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपने अपने लोगों को जज तो बनाएंगे, अपने चहेते को जज बनाएंगे। जरूरी ये नहीं होगा कि वो संविधान जानता है, जरूरी ये होगा कि वो मनुस्मृति जाने। संविधान पढ़ने के लिए पढ़े हुए लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी, जिस तरह जो अभी मौजूदा हालात चल रहा है। इसका फर्क सबसे बड़ा ये होगा कि उसी बिल में जिस 2 बिल आएंगे, एक संविधान सुधार के नाम पे आएंगे, संशोधन के नाम पे आएंगे, और एक जजों की नियुक्ति के लिए आएगा। दूसरा जो बिल बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या मॉडल है? अभी तक तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और सभी हाई कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसको संसद, हमारी संसद जो है मानने को बाध्य होती है, या संसद ने जो कानून बनाया उसको समीक्षा करने का अधिकार या निरस्त करने का अधिकार संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन जो संविधान सुधार के लिए बिल आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होगी, सरकार बाध्य नहीं होगी, ओवर रूल करेगी, पहला। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब आप समझते हैं? जुडिशियल न्यायिक समीक्षा, इसका हिंदी शब्द है न्यायिक समीक्षा। वो क्या होगा? जैसे फर्ज कीजिए किसानों पे कानून बन गया था, सरकार ने संसद में, चूंकि सरकार का बहुमत है संसद में,
पास करा ले गई। अब वो कानून बन गया। अब वो कानून संविधान के अंदर सही है या नहीं है, इसको जांचने, परखने और निरस्त करने का, खत्म करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास अब तक है। वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहेगा। दूसरा, फर्ज कीजिए सीए कानून 2019 में आया, दिसंबर के महीने में, और जनवरी 2020 से लागू है हमारे यहाँ नागरिकता कानून। वो नागरिकता कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच नहीं करेगा। फर्ज कीजिए कि चुनाव आयोग में जिसको चाहे हम बैठा दें और कह दें कि चुनाव हो गया, उसको जांचने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, अब वो नहीं रहेगा। फर्ज कीजिए गरीबी रेखा के कार्ड आपके पास है, संसद ने, सरकार ने कानून बनाया, अगर संसद कहेगी कि हम तो 5 केजी राशन सबको दे रहे हैं, कोई गरीब नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं होगा कि हम इसकी सुनवाई करें। तभी वो कानून मंत्री कह रहे हैं कि वही केस सुनिए जो योग्य है। मतलब अब केस की योग्यता, योग्य कौन सा केस होगा नहीं होगा, वो सरकार उनको बताएगी कि हम तो 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं 5 केजी, आप क्यों गरीबों का सवाल सुन रहे हो? हम तो देश की संपत्ति बढ़ा रहे हैं, आप क्यों पूंजीपतियों के खिलाफ केस सुन रहे हो? एक तो ये हो गया। आप दूसरा, संविधान हम अपने अनुसार पढ़ेंगे। सरकार बड़ी तय मंच बना चुकी है। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास 16 राज्य में सरकारें हैं, दोनों संसद में हमारे पास बहुमत है, विपक्ष दोनों हालात में हमारे साथ हो जाता है। धारा 370 में देख लीजिए विपक्ष की हालत, नागरिकता कानून में देख लीजिए विपक्ष की हालत। लेकिन क्या रिव्यू, समीक्षा करने का अधिकार अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहेगा। तो ये 2 मेजर चीज़ होने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट पे बेवजह आरोप नहीं लगाए जा रहे, एक खास और सुनियोजित ढंग से कारण पूछिएगा क्यों। हमारा मॉडल क्या है? हमारा मॉडल है इजराइल मॉडल। हमने इजराइल गवर्नेंस सिस्टम को अपनाया है। और आपको मैं बताऊं कि कल इजराइल की सड़कों पे, तेल अवीव में 80,000, 1 लाख की संख्या में जनता सड़क पे खड़ी है, क्योंकि वहाँ पे भी न्यायिक सुधार हुआ है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इसलिए न्यायिक सुधार नहीं हुआ कि जनता को और अधिकार देने थे। न्यायिक सुधार का क्या मतलब होता है? जनता को और इंसाफ मिले। न्यायिक सुधार इसलिए हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, 6ठे बार बने हैं दिसंबर में, और उन्होंने आते सबसे पहले न्यायिक सुधार किया है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो थी, 15 जज वहाँ पे भी हैं। हमारे यहाँ तो अभी 27 हैं और सरकार का कोई मतलब है नहीं है उसमें नियुक्ति करने का। वहाँ टोटल जज 15 हैं और सरकार ने सेम मॉडल, इजराइल गवर्नमेंट ने सेम मॉडल अपनाया। आते दिसंबर में बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं और ये जनवरी का महीना है, और तेल अवीव में चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, सब सड़क पे उतर गए हैं। खुद वहाँ के प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया, जिनके पास जजों को नियुक्ति का अधिकार है, वो सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। वहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। यही मॉडल अपनाया गया है और वहाँ भी यही बात कही जा रही है। यहाँ पे जैसे ही ये सुधार आएंगे और इफेक्टिव आएंगे, ये आप तय मानिए कि अप्रैल मई तक ये आप मौजूदा जो सरकार है वो इस काम को अच्छे से कर देगी और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर फतह करने की, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए हाई कोर्ट के जजों को भी काबू में, कब्जे में रखने की तैयारी हो जाएगी।
पूरी। अब आप पूछेंगे कि वाकई में आप जानना चाहेंगे कि जो सुधार होगा उसमें संविधान कहाँ होगा। जी हाँ, संविधान नहीं होगा। जैसे ही ये सुधार, न्यायिक सुधार होंगे, हमारे मौलिक अधिकार जो है, बार बार कहा जाता है, बुनियादी जो संरचना है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, कहा भी है बहुत जगह पे, और राइटिंग में भी है कि संविधान के मूल भावना से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। मूल भावना में क्या है? मूल भावना में यही तो है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र हो, इंसाफ पसंद हो। मूल भावना में यही तो है कि मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं संविधान के तहत, उसकी रक्षा हो। मूल भावना तो यही तो है। संविधान की मूल संरचना क्या है कि किसी की गिरफ्तारी हो जाए और वो कोर्ट में तुरंत चला जाए, यही तो है बुनियादी संरचना। अभी तक के भारत का लोकतंत्र 1947 के बाद इतने आज़ादी के तरीके से मतलब टिका हुआ है या चल रहा है, तो उसके बुनियाद में तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसके लिए तमाम न्यायिक सुधार अब लाए जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जैसे ही ये बात बिल आएगी, पक्ष विपक्ष दोनों साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संविधान में हर कोई छेड़छाड़ करना चाह रहा है। हर जो भी पार्टियां हैं वो चाहती है कि न्यायपालिका हमारे काबू में रहे, ताकि हम जो फैसला लें वही फैसला अंतिम हो, उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करे। कोई नहीं पूछेगा कि हमारे प्रधानमंत्री को रोड शो करने की क्या ज़रूरत है। कोई ये नहीं पूछता। आज की तारीख में कोई पूछ रहा है, न्यायपालिका पूछ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री हमारी न्यायपालिका के नब्ज को भी पहचानते हैं कि महज एक राज्यसभा ही तो चाहिए न्यायपालिका को, और क्या चाहिए, वो हम बना देते हैं। आइए हमारे कमेटी में शामिल हो जाइए, आप जजों की नियुक्ति कीजिए, मैं जैसा बोलूँ वैसा कर लीजिए। रंजन गोगोई को तो इसीलिए राज्यसभा सदस्य बनाया गया ना, कि जब जब संविधान की व्याख्या वो करनी होगी, एज ए जज आपको मैं चिट पकड़ा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, वही होने वाला है। तो हमारी न्यायपालिका भी बहुत मौक़ों पर ऐसे समझौते किए हैं, जो कहते हैं कि एक इंसान जो खड़ा होता है वो रीढ़ की हड्डी के सहारे खड़ा होता है। हमारी न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल झुकी हुई। उसी रीढ़ की हड्डी झुकने की वजह से आज मौजूदा जो सरकार है उसके कानून मंत्री खुलेआम न्यायपालिका की धज्जी उड़ा रहे हैं। जैसे चौराहे पर उड़ाया जाता है कोई मतलब एक पॉलिटिक्स हो रही है, एक पॉलिटिकल फ्रंट ही खुल गया है न्यायपालिका के खिलाफ। जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम संविधान के तहत काम करेंगे, संविधान को मानते हैं, आज वही संविधान को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना चाह रही है। और सब लोग समझ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, ये अटॉर्नी जनरल का पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है सरकार का, वो मुखिया होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पैरवी करता है, सरकारी मुकदमों की पैरवी करता है, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं। ये संवैधानिक पोस्ट है। सितंबर के महीने में जब वेणुगोपाल रिटायर कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप दोबारा कंटिन्यू क्यों नहीं कर लेते अटॉर्नी जनरल का पोस्ट। उन्होंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो समझते हैं कि सरकार संविधान को समझ ही नहीं पा रही है। फिर हुआ मुकुल रोहतगी का नाम आया कि मुकुल रोहतगी देश के महान्यायवादी बनेंगे, अटॉर्नी जनरल बनेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगा, किसी और को बना लीजिए। सब समझ रहे हैं कि सरकार पूरे न्यायपालिका के जरिए संविधान को ही खत्म करना चाह रही है, और उसका असर क्या होगा। जो हमारे यहाँ जुडिशरी सर्विस में बच्चे तैयारी करते हैं, जो वकील हैं, जज बनने की तैयारी करते हैं, वो सब एक धर्रे में खत्म हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। जब नियुक्ति ही सरकार के पास आ जाएगी तो आप कैसे जज बनेंगे,
आप किसी केस की पैरवी भी करेंगे तो सरकार ही तय कर देगी कि ये केस ठीक है या नहीं। आप हमारे वकील कोर्ट में क्या लेके जाएंगे? कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आपका केस मेरिट में ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने मेरिट बना रखा है। मेरिट क्या बनाएगी सरकार? कोई मुसलमान केस लेकर आए उसकी बात मत सुनो, नहीं सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि हम आपके साथ थोड़े थोड़े तो खड़े हैं, हमें थोड़ा सा तो दो वक्त। हमने आपको बाबरी मस्जिद तो दे दिया उठाकर, हम आपको तमाम मस्जिद उठा कर दे देंगे। आप मुसलमानों को मारिए, हम कुछ बोलने आते हैं क्या? नहीं बोलने आते। फिर आप नोटबंदी पे भी तो हमने आपका साथ दिया, लेकिन सरकार कह रही है नहीं नहीं, आप हमसे सवाल मत पूछिए। आप जहाँ जहाँ सवाल पूछते हो हमें परेशानी होती है। हमें परेशानी का क्या मतलब? एक शख्स की छवि पे दाग नहीं आनी चाहिए, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर उन्हीं के छवि से जुड़ा हुआ सवाल आपने पूछ लिया है तो अब आपको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप पर पूरी तरह से फतह करेंगे। हम ही संविधान हैं, हम ही लोकसभा है, हम ही राज्यसभा है, हम ही राज्य हैं, हम ही विधानसभा हैं, हम ही अटॉर्नी जनरल हैं, हम ही चीफ जस्टिस भी हम ही बनेंगे। मौजूदा वक्त में एक वकील ने, मुकुल रोहतगी के ने जब कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अटॉर्नी जनरल बनने में, उनको समझ में बात आ गई है, तो आर वेंकट रमानी साहब अभी अटॉर्नी जनरल बने हैं। और वो क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पता है? जब चीफ जस्टिस कोई सवाल करते हैं ना, कहते हैं मैं आपसे सहमत हूँ लेकिन मैं क्या करूँ। और हो सकता है वो रिजाइन भी कर दें, बहुत जल्द वो रिजाइन करने वाले हैं। हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।